Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I'm Suman ma'am. Welcome to all. So class 7 today we read chapter number 5 and the name of the chapter is Composition and Structure of the Atmosphere. यानी जो composition है, जो atmosphere है, जो air का composition है उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका structure किस तरीके का है वो आज हम पढ़ेंगे. तो before we start the topic, before we start the chapter, please like and subscribe my channel and press the bell icon also. So let's start the chapter. The chapter introduction इसमें ये है कि जैसे ही हम चैप्टर पढ़ते हैं ना अबाउट द एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्लिक करती है, एक माइंड में एक बात क्लिक करती है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है. तो एनवलप ऑफ एयर जो होता है हमारे आसपास जो सराउंडिंग में है ना, सिंपल वे में कि जो एनवलप ऑफ एयर है वो एटमॉस्फेयर है. ठीक है. और जो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ पे वो बहुत यूनिक अर्थ कहलाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. बिकॉज क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो यहीं पे पॉसिबल है और यहाँ पे गैसेस और वाटर है, इसी वजह से यहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है. ठीक है. अब हमने ये पढ़ा है कि भाई जो गैसेस हैं वो किस किस तरीके से हैं, तो हमने कितने परसेंटेज में पाई जाती हैं, तो 78% अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पाई जाती है. और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. लेकिन प्लांट्स इसको बाय एयर नहीं ले पाते. एयर के द्वारा जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना फ्रॉम द एयर, वैसे प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन डायरेक्ट इनटेक नहीं कर पाते, वो सॉइल से इनटेक करते हैं. ठीक है. तो जो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर उनसे सॉइल में से रूट के द्वारा प्लांट वो नाइट्रोजन अपने अंदर लेता है. ठीक है. और हम जो हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं हमारे द्वारा रिलीज करा गया, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो हमें बदले में क्या देते हैं, वो हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है. यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई. तो हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें 78% तो नाइट्रोजन है. ठीक है. और 21% उसके पास ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और 1% जो अदर गैसेस हैं जैसा कि हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ये सब 1% के अंदर शामिल है. जस्ट इसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं, हमने जिसे हमारे चैप्टर नंबर 2 या 3 में पढ़ा था कि जो हमारा लेथोस्फेयर है ना, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज लेथोस्फेयर. लेथोस्फेयर यानी लैंड वाला हिस्सा जहाँ पे कि हम रहते हैं, जमीन वाला वो हिस्सा, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेथोस्फेयर, हम जहाँ रहते हैं. अब लेथोस्फेयर को हमने जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, अंदर किसके, अर्थ के, है ना, तो उसमें क्या होता है, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रस्ट, मैंटल और कोर किया था. वैसे ही हम हमारे अर्थ पे पाए जाने वाले एटमॉस्फेयर है उसके स्ट्रक्चर को भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. अब ये 5 पार्ट कौन कौन से हैं, तो हमने जो सबसे पहले वाला जो पार्ट है जहाँ पे कि हम रह रहे हैं, जो हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, वो हमने नाम दे दिया ट्रोपोस्फेयर. फिर उससे ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, थर्मोस्फेयर पढ़ेंगे और लास्ट फिर हम एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब जो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो इसमें क्या है कि वेदर रिलेटेड बातें भी होंगी. इसमें कैसे वेदर रिलेटेड बातें होंगी, क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर की तरफ जाते हैं वेदर भी इफेक्ट करता है उसको. और जो बॉर्डर होता है, अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो सारा जो ऊपर की तरफ है वो सारा एक ही जैसा दिख रहा है, तो आपने एटमॉस्फेयर को कैसे लेयर्स में बांटा. यस, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है नया कि हमने एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हमने कहा हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट मैम ये तो इनविजिबल है, आपने कैसे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. यस, अकॉर्डिंग टू द हाइट हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं कि हर डिवीज़न का अपना अपना एक स्पेयर होता है, अपना अपना एक फेनोमेना होता है, और बॉर्डर कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें तो आर द नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेयर इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू रडार्स। आपने रडार के बारे में तो सुना होगा ना, एंड सैटेलाइट, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर में कोई भी कुछ भी घटना घटती है, कुछ भी एक ऐसा इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वो किसके द्वारा मिलेगा, वो हमें या तो रडार के से मिलेगा या फिर वो हमें सैटेलाइट थ्रू द सैटेलाइट मिलेगा। सो द डेंसिटी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर, यानी अगर डेंसिटी का यहाँ पे अर्थ है घनत्व, है ना, कितना डेंस है वो, तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वो तो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। दैट्स वाई द एटमॉस्फेयर हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस क्योंकि एटमॉस्फेयर में लेयर, परत दर परत मिलती है, एंड इट्स टोटल एक्सटेंट कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अब फर्स्ट जो कैटेगरी है अगर हम उसकी बात करें तो ये है ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो जो ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर एंड इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज लाइफ यहीं पे ही पॉसिबल है, और साथ ही साथ में ये अर्थ के सबसे नियर है, सबसे लोवेस्ट लेयर है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एवरेज हाइट अगर इसकी बात करें तो एवरेज हाइट इसकी है 13, ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स रफली अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स। पोल से ये 8 किलोमीटर एंड अबाउट 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर, और इक्वेटर से कितनी ऊंचाई पे, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये पाई जाती है, ठीक है। एंड द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर ओनली, यानी जो हमने एयर जो हम लेते हैं वो सिर्फ यहीं पे ही पाई जाती है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे लिए कि जो टॉप जो हमारा लोवेस्ट पार्ट है, यानी ये लोवेस्ट बोल दीजिए या सबसे लोवेस्ट बोलते हैं तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर अगर है तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का अर्थ है, क्योंकि यहीं पे लाइफ पॉसिबल है, और साथ ही साथ द एयर वी ब्रीथ only exist here and almost all the weather phenomena, यहाँ पे weather phenomena भी सबसे पहले हमें जो भी weather से related चीज़ें होती है ना वो भी हमें यहीं पे मिलती हैं। जैसे कि द टेम्परेचर इज लेयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा हमारा इंक्रीज होंगे लैटिट्यूड, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इट डिक्रीजेज रफली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर ऑफ एक्सेंट। दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, और ये गिरता रहता है तापमान। सो वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर फाउंड ओनली इन दिस लेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर वेपर जो होते हैं वो और डस्ट पार्टिकल सिर्फ इसी लेयर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ट्रोपोस्फेयर की बात करें और फिर बात ना हो हमारे फॉग, फ्रॉस्ट, क्लाउड्स की, ऐसा हो ही नहीं सकता। थंडर्स भी इसी में ही होते हैं, लाइटनिंग भी इसी में ही होती है, बिजली का कड़कना, है ना, क्लाउड्स भी इसी में ही बनते हैं, और प्रेसिपिटेशंस यानी जो बारिश की जो बूंदें गिरती हैं वो भी इसी में ही है। सो अकर ओनली इन दिस लेयर, यानी जो वेदर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो सिर्फ इसी लेयर पे पॉसिबल है, ठीक है। अब द लेयर प्रोडक्ट जो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेसिव हीट, मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास जो ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे पास सनलाइट आ जाती है तो वो कैसे, वो क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा वो सोख लिया जाता है, ठीक है। सो द सन ड्यूरिंग द डे कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट, और वो ये लेयर क्या करती है, वो अपने पास रख लेती है और वो हमें रात को देती है गर्म रखने के लिए, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर हैज़ अ 90% ऑफ द एयर इन द एटमोसफेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 90% जो भी एयर है जो हमारे लिए बेनिफिशियल एयर है वो कहाँ मिलती है, वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही मिलती है,
ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। यानी अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, तो हमने देखा, हमने इसमें ये पढ़ा कि इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, एवरेज हाइट इसकी 18 तक है, ठीक है। एयर जो है वो हमें इसी में, वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमें यहीं पे ही देखने के लिए मिलती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फॉर्निमिना, रेनफॉल है, फॉग है, ठीक है, हेल स्ट्रॉम है, ये सब इसी पे ही होता है। और ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो डिक्रीजेज होता है विद द इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर। अब ये कौन सी है? तो जो सबसे नीचे की परत जो हमने बताई वो हमने ट्रोपोस्फेयर बता दी, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, लुक एट दिस पिक्चर, ये आपको मुझे पहले समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिगर नंबर 5.4 देखिए आप, ठीक है। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम हमें तो एटमॉस्फेयर में एयर तो इनविजिबल है, वो हमें नहीं दिखाई देती, तो हमने उसको क्या, किस तरीके से हाइट में हमने डिवाइड किया है? तो यस, आई कैन एक्सप्लेन यू। देखिए, अगर हम बात करें, ये रहा, हमने लिथोस्फेयर, ये नीचे ये टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये वाला लेयर, यानी ये जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को बीच में जो लाइन डिवाइड करती है उसको हमने ट्रोपोपोज नाम दे दिया। अब आप बोलेंगे मैम ट्रोपोपोज कैसे आया? देखिए, जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमने उन लाइनों को सबको पोज के नाम पे दे दिया है, ठीक है। आइए, ताकि ये आपको समझ में आ जाए, रुक जाना, पोज यानी कहीं पे रुक जाना। तो ये बॉर्डर है, अब ये बॉर्डर यानी रुक गया है, तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लाइन डिवाइड करेगी इसको हम नीचे वाली परत के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो नीचे परत कौन सी है? नीचे है ट्रोपोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को कौन सी लाइन डिवाइड करेगी? वो करेगी ट्रोपोपोज, यानी ट्रोपो के आगे स्पेयर को हटा के हम क्या कर देंगे? हम उसके आगे पोज लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। यानी इसका बॉर्डर को नाम देने के लिए हमने पोज आगे लगा देंगे, ठीक है, नीचे वाली लेयर को लेकर। अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की जो डिवाइडिंग वाली लाइन है वो क्या कहेगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि इन दोनों को बीच में जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेकंड, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये क्या है बेटा? ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली परत होती है, ठीक है। और इसकी हाइट अगर हम माने तो इसकी हाइट अप्रोक्स 50 किलोमीटर्स अबाव द सी लेवल, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इस लेयर में ऐसे क्या स्पेशल होता है, तो इस लेयर में वेदर फेनोमेना, ऑल टाइप्स ऑफ वेदर फेनोमेना, यानी इस लेयर में वेदर से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी इसी में ही होती हैं। लुक एट दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं, है ना, क्लाउड्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट एंड देयर इज अ वेरी लिटिल डस्ट एंड वाटर वेपर। यानी स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने कहा कि क्लाउड्स जो होते हैं ना वो तो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, आए ही नहीं है। और डस्ट जो है वो थोड़ी बहुत है और वाटर वेपर भी थोड़े बहुत हैं। यानी अबव द ट्रोपोस्फेयर क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। एंड लाइज स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 15 टू 50, यानी हमने जो 15 टू यानी 15 टू 18 टू, सॉरी, ये यहाँ पे, ये लुक एट दिस, ये रहा, है ना। तो हम मानते हैं कि 15 टू 18 से 50 किलोमीटर अबव तक ही पाया जाता है। ये यहाँ पे देखिए, ये रहा, है ना। इसमें आपको 10 का डिवीजन दे रखा है कि 10 तक ट्रोपोस्फेयर है, फिर 50 तक ये स्ट्रेटोस्फेयर है, तो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है, ठीक है। अब द लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, यानी इसमें क्लाउड फ्री है ये, एंड इज एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। यानी यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यानी एरोप्लेन कहाँ उड़ेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर में। एंड इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस ऑल्सो, और इसके पास में ओजोन गैस भी होती है,
ठीक है। तो अब देखिए क्लाउड्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ द एयर इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो एयर का मूवमेंट होता है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि जेट प्लेन्स की, तो जेट प्लेन्स विच फ्लाई एट द हाई एल्टीट्यूड फ्लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेवल पे जेट प्लेन उड़ाए जा सकते हैं। तो जो भी अब आप में से पायलट बनने वाले हैं ना, वो तैयार हो जाइए इस लेयर में अपने प्लेन्स को उड़ाने के लिए, ठीक है। एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कंसिस्ट अप टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, और टेम्परेचर जो होता है वो इस हाइट पे कंसिस्ट रहता है, एंड इट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, और ये इंक्रीज होता रहता है एल्टीट्यूड के साथ। द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, यानी जो लोअर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो 15 से 35 के बीच में जो लोअर पार्ट है वो रहता है, और यहाँ पे ओजोनोस्फेयर नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है, लेयर ऑफ ओजोन गैस है, ठीक है। ओजोन ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ओजोन इज अ वेरी हार्मफुल रिएक्शन, हार्मफुल रेज। क्यों? क्योंकि ओजोन से हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाता है, तो ये सारा ओजोन जो ऑब्जर्व करता है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन हमारे पास आते हैं सन से, वो सारा इसी लेयर में ऑब्जर्व कर लिया जाता है, एंड इट इज़ इनिशियल फॉर द प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी अर्थ पे लाइफ रह सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अब आप ये देखिए, हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, हमने स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, और जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच वाला बॉर्डर जो है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं स्ट्रेटोस्पोज के नाम से। गॉट इट? अब हम थर्ड लेयर जो है वो हम पढ़ते हैं मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर की बात करें तो द मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाला जो लेयर है वो हमने नाम दे दिया मेसोस्फेयर, एंड इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। एंड इट लाइज अबव अ स्ट्रेटोस्फेयर, और ये किसके ऊपर की है? ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। इट एक्सटेंड्स अबाउट 50 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स अबाउट द सी लेवल, यानी ये 50 से, लुक एट दिस फिगर, 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई में समुद्र तल से पाया जाता है। एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हाइट हम लेते हैं, एंड रिचेस -100 डिग्री सेल्सियस, द हाइट इज 80 किलोमीटर, और जैसे ही 80 किलोमीटर हाइट आ जाती है इसका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, एंड दिस इज, और इतना अगर माइनस में चला जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, हम जम जाएंगे, है ना, सारी लेयर्स। तो दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, और ये सबसे ठंडी परत है, यहाँ पे बर्फ जमी हुई रहेगी, एंड अब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे साथ ही साथ मेटेओर्स जो होते हैं विच वाज कम और द आउटर स्पेस से जो आते हैं, बर्न अप इन दिस लेयर, यानी मेटेओर्स लेट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन द एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, यानी स्पेस से जो मेटेओर्स आते हैं वो यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं। So thanks for watching my video and like and subscribe the channel. Thank you.